आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एडवोकेट प्रियंक डिमोले आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी की धारा 97, 98, 99 और 100 के बारे में। ये धाराएं बात करती हैं कि किसी व्यक्ति के लिए सर्च वारंट किन स्थितियों में जारी किया जा सकता है और कौन ऐसा सर्च वारंट जारी कर सकता है। तो आइए पहले इन धाराओं को देखते हैं। इसके बाद किसी व्यक्ति का सर्च वारंट जारी करवाना हो तो उसके लिए आवेदन कैसे दिया जाता है कोर्ट में, उसकी ड्राफ्टिंग भी हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सीआरपीसी धारा 97, सदोष परिरुद्ध व्यक्तियों के लिए तलाशी। अर्थात ऐसी परिस्थिति जब किसी व्यक्ति को क्या है परिरुद्ध अर्थात रोक कर रख दिया गया हो, जैसे कि उसे कमरे में बंद कर दिया गया हो, या 4 लोग एक व्यक्ति को घेर कर खड़े हो जाएं और उसे कहीं जाने ना दें, या किसी ऐसे स्थान पर छुपाकर या बंद कर रख देना कि वो निकल ना पाए। तो ऐसी स्थिति में सर्च वारंट अर्थात तलाशी वारंट कब जारी किया जाएगा? यदि किसी जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, उपखंड मजिस्ट्रेट अर्थात एसडीएम, अनुविभागीय दंडाधिकारी, या फिर प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट अर्थात जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को यह विश्वास करने का कारण है कि कोई व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों में परिरुद्ध है, मतलब इन तीनों को लगता है कि कोई व्यक्ति क्या है फंसा हुआ है या उसे कहीं रोक कर रखा गया है, बंद कर दिया गया है, जिनमें वह परिरोध अपराध की कोटि में आता है। परिरोध अर्थात रोका जाना या फंसाया जाना या बंद कर दिया जाना। तो परिरोध और परिरुद्ध इनका क्या है एक ही अर्थ होता है, फंसा कर रखना या रोक देना या कहीं बंद कर देना। तो ऐसा परिरोध अर्थात रोका जाना या फंसाया जाना या बंद किया जाना क्या है अपराध की कोटि में आता है। अब अपराध की कोटि में कैसे आएगा ऐसा रोका जाना? मान लीजिए मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में गया। अब 4 लोग क्या है मुझे घेर के खड़े हो गए कि भैया हल्दी तो लगवानी पड़ेगी शादी की, नहीं तो हम क्या है छोड़ेंगे नहीं, ऐसे ही पकड़े रहेंगे। तो ये क्या है प्रेम हो गया उनका मेरे प्रति, एक हल्दी की रस्म निभाई जा रही है यहाँ पर। तो ऐसा रोका जाना क्या है अपराध की कोटि में नहीं आता, हंसी मजाक चल रहा है। अब जब तक हंसी मजाक चल रहा है जब तक तो ठीक है, अपराध की कोटि में नहीं आ रहा है ऐसा रोका जाना। अब क्या है मैं हल्दी लगवाने को तैयार ही नहीं हूं, मना कर रहा हूं, भैया बवाल मच गया शादी में। अब बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इन लोगों ने क्या है मुझे कमरे में ले जाके क्या है बंद कर दिया कि अब तू निकल के बता दे यहाँ से कैसे निकलेगा। तो ये क्या है विधि विरुद्ध हो गया। अब तो ये परिरोध अर्थात ऐसा रोका जाना या फंसाया जाना या बंद किया जाना, ये क्या है अपराध की कोटि में आ गया। भाई जब तक मजाक चल रहा था चल रहा था, अब ये बात सीरियस हो गई बिल्कुल। तो ये परिरोध क्या है अपराध की कोटि में आता है। तो वह तलाशी वारंट जारी कर सकता है। कौन? जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट। इन तीनों में से कोई भी क्या है तलाशी अर्थात सर्च वारंट जारी कर सकता है। किसके लिए? व्यक्ति की तलाशी के लिए, कि व्यक्ति को ढूंढो। तो ये तीनों क्या है तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। किसके लिए? मुझे ढूंढने के लिए, कि व्यक्ति कहीं फंसा हुआ है, इसको ढूंढ कर लाओ। अब ये जारी कब होगा? भाई इन्हें सपना तो आएगा नहीं कि मैं कहीं फंसा हुआ हूं। स्वाभाविक सी बात है, मेरे घर परिवार वाले पुलिस के पास जाएंगे, फिर एसडीएम के पास जाएंगे कि ऐसी ऐसी बात हो गई। हम लोग पूछने गए वहां पर तो हमको अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए क्या है तलाशी वारंट जारी करिए और पुलिस को भेजिए कि वो स्थान पर जाएं और वहां पर तलाशी लें। किसके लिए? मेरे लिए, कि पुलिस वहां आकर मुझे ढूंढे कहाँ बंद करके रखा है मुझे और मुझे वहां से क्या है निकाल सके। तो ये तीनों क्या है तलाशी वारंट जारी कर सकते हैं। और वह व्यक्ति जिसको ऐसा वारंट निर्दिष्ट किया जाता है ऐसे परिरुद्ध व्यक्ति के लिए तलाशी ले सकता है। अब इन्होंने क्या वारंट जारी कर दिया, ये वारंट जाएगा पुलिस के पास। तो वह व्यक्ति अर्थात पुलिस जिसको वारंट निर्दिष्ट अर्थात दिया जाता है ऐसे परिरुद्ध अर्थात फंसे हुए व्यक्ति के लिए क्या है तलाशी ले सकते हैं। और ऐसी तलाशी तदनुसार ही ली जाएगी। मतलब कि ऐसी तलाशी तभी ली जाएगी जब इनमें से किसी एक ने क्या है सर्च वारंट जारी किया हो किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए। और यदि वह व्यक्ति मिल जाए, जैसे कि मैं मिल जाता हूं, तो उसे तुरंत मजिस्ट्रेट के समक्ष ले जाया जाएगा जो ऐसा आदेश करेगा। मतलब कि यदि फिर मैं मिल जाता हूं तो मुझे तुरंत क्या है पुलिस क्या है मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएगी जिसने कि ऐसा आदेश किया था। जैसे मान लीजिए उपखंड मजिस्ट्रेट एसडीएम ने किया था तो मुझे उसके पास ले जाया जाएगा, एसडीएम के पास। यदि प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट ने किया था तो उसके समक्ष ले जाया जाएगा। और यदि जिला मजिस्ट्रेट अर्थात कलेक्टर ने किया था तो कलेक्टर के सामने ले जाया जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि जब कोई व्यक्ति कहीं फंस जाए उसे बंद कर दिया जाए तो ये 3 लोग क्या है सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, भले ही वह कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उनके लिए। अब आती है धारा 98, अपहृत स्त्रियों को वापस करने के लिए विवश करने की शक्ति। अपहृत स्त्रियां अर्थात ऐसी स्त्री या स्त्रियां जिनका अपहरण कर लिया गया हो या फिर उन्हें कहीं बंद करके रखा गया हो, तो उन्हें वापस करने के लिए क्या है विवश करने की शक्ति, यह बताई गई है धारा 98 में। किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम आयु की किसी बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने का
शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट यह आदेश कर सकता है कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए या वह बालिका उसके पति, माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है तुरंत वापस कर दी जाए। और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो कर सकता है। मतलब कि कोई स्त्री है या कोई 18 वर्ष से कम आयु की कोई बालिका अर्थात लड़की है, किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन के लिए अपहृत किए जाने, मतलब कि ऐसे कार्यों में प्रयोग किए जाने जो कि क्या है, विधि विरुद्ध हैं। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए अब स्त्री है या 18 वर्ष से कम आयु की कोई लड़की है, भैया इनका प्रयोजन किस चीज के लिए किया जा सकता है जो कि विधि विरुद्ध है। आपने बाल विवाह का नाम सुना होगा, दूसरे स्टेट से लड़कियों को लेकर आया जाता है, उनकी शादी करवा दी जाती है किडनैप करके, या फिर गलत कामों में। अब गलत काम से आप समझ सकते हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। तो ऐसे कार्यों में क्या है, 18 वर्ष से कम आयु की बच्ची या स्त्रियों को लगा देना, तो ये क्या है, विधि विरुद्ध क्या है, अपराध अर्थात उनका अपहरण कर लिया जाना, ऐसी स्थिति। या फिर विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने। विधि विरुद्ध निरुद्ध अर्थात स्त्री या लड़की को कहीं बंद करके रख देना। तो रखे जाने का शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में। शपथ पर परिवाद किए जाने की दशा में अर्थात मान लीजिए मेरी कोई पहचान की लड़की है या कोई महिला है जिसे क्या है, किसी ने क्या है, विधि विरुद्ध क्या है, बंद करके रखा है कहीं, या फिर गलत काम के लिए क्या उसका अपहरण कर लिया है, और मैं ऐसा परिवाद अर्थात कंप्लेंट केस एफिडेविट के साथ जिला मजिस्ट्रेट, एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनमें से किसी के भी सामने करता हूं, तो उस स्थिति में तीनों क्या है, यह आदेश कर सकते हैं कि उस स्त्री को तुरंत स्वतंत्र किया जाए जिसने भी उसे ऐसा क्या है, अपहरण करके रखा है या उसे बंद करके रखा है। अब किसने बंद करके रखा है, या तो मैं परिवाद अर्थात कंप्लेंट में लिख के बता दूं, और यदि मुझे नहीं पता कि किसने उसका अपहरण किया है लेकिन इतना कन्फर्म है कि उसका अपहरण हुआ है और उसे कहीं बंद करके रखा गया है, तो उस परिवाद अर्थात कंप्लेंट में मैं क्या बोलूंगा कि अपहरण तो हुआ है, ये तो कन्फर्म है। अब ये तीनों में से जिसके यहाँ भी मैं कंप्लेंट केस कर रहा हूं, परिवाद लगा रहा हूं, अब ये ऐसा कोई आदेश दें पुलिस को कि वह ढूंढे कि किसने उसका अपहरण किया है, और साथ में ऐसा आदेश भी करें कि जिसने भी उसका अपहरण किया है या बंद करके रखा है वह व्यक्ति क्या है, उस स्त्री या बालिका को तुरंत स्वतंत्र कर दे, या वह बालिका है अर्थात 18 वर्ष से कम की है, स्त्री है तो उसे स्वतंत्र कर दिया जाए, और यदि 18 वर्ष से कम की है तो उसके पति या उसके माता पिता, संरक्षक या अन्य व्यक्ति को जो उस बालिका का विधिपूर्ण भार साधक है। विधिपूर्ण भार साधक अर्थात ऐसा कोई व्यक्ति जिसके पास क्या है, लीगल राइट है इस बच्ची की कस्टडी लेने के, तो उस व्यक्ति को क्या है, तुरंत वापस कर दी जाए। और ऐसे आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो कर सकता है। अब ये आदेश कौन करेगा, इन तीनों में से कोई एक करेगा। फिर ऐसे पूरा कौन करवाएगी, पुलिस करवाएगी, जिससे वो वारंट क्या है, निर्दिष्ट किया जाता है। तो आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा जैसा आवश्यक हो, मतलब कि कोई स्त्री या बालिका है, उसका अपहरण हो गया है या उसे बंद करके कहीं रखा गया है, मैं गया इन तीनों में से एक के पास, मैंने क्या है, परिवाद अर्थात कंप्लेंट केस कर दिया कि स्त्री या बच्ची को क्या है, अपहरण करके रखा गया है या उसे बंद करके रखा गया है। अब इन्होंने क्या है, उस स्त्री को स्वतंत्र करने का आदेश कर दिया कि उसे छोड़ा जाए जिसने भी बंद करके रखा है या अपहरण किया है। अब वह व्यक्ति छोड़ने को तैयार नहीं है कि नहीं हम नहीं छोड़ रहे, जो उखाड़ते बने उखाड़ लो। अरे तो भैया फिर ऐसे में क्या है, आदेश का अनुपालन ऐसे बल के प्रयोग द्वारा, मतलब साम दाम दंड भेद, लट्ठ चला दो, मारो, तोड़ फोड़ दो, घुस जाओ, लेकिन बच्ची को या स्त्री को स्वतंत्र कराना है, भले ही कोई भी हथकंडा अपनाना पड़े। तो आदेश के अनुपालन के लिए किसी भी प्रकार के बल का प्रयोग किया जा सकता है पुलिस के द्वारा। अब आती है धारा 99, तलाशी वारंटों का निर्देशन आदि। सीआरपीसी की धारा 38, 70, 72, 74, 77, 78, 79 के उपबंध जहां तक हो सके उन सभी तलाशी वारंटों को लागू होंगे जो धारा 93, धारा 94, 95 या धारा 97 के अधीन किए जाते हैं। मतलब सीआरपीसी की इन धाराओं में जो बातें बताई गई हैं वह सब बातें क्या हैं, उन सब तलाशी वारंट को लागू होंगी जो धारा 93, 94, 95 और 97 में बताई गई हैं। नहीं आया समझ में, चलो समझा देते हैं। उदाहरण के लिए हम धारा 93 लेते हैं। धारा 93 क्या कहती है सीआरपीसी की,
कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है, और 94 में बताया गया है कि उस स्थान की तलाशी जिसमें चुराई हुई संपत्ति है, दस्तावेज है। तो जब भी एसडीएम, जुडिशियल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर कोई तलाशी वारंट जारी करते हैं तो वारंट क्या है, उसके निष्पादन के लिए, मतलब निष्पादन करना अर्थात उसको पूरा करना कार्य को जो वारंट में लिखा गया है, वह वारंट क्या है पुलिस को भी दे सकते हैं और पुलिस से भिन्न किसी व्यक्ति को भी दे सकते हैं। तो 93 की बात क्या है 38 पर भी लागू हो गई। अब जो तलाशी वारंट जारी किया जाएगा उसका प्रारूप क्या होगा, इसलिए क्या है यहाँ पे बता दी गई है कि इनकी बातें क्या है इनके ऊपर लागू होंगी। मान लीजिए धारा 93 में क्या बताया गया है कि तलाशी वारंट कब जारी किया जा सकता है। अब मान लीजिए तलाशी वारंट जारी हो गया, तो इसमें अलग से नहीं बताया गया है कि जब वारंट जारी होगा तो वारंट को पूरा अर्थात उसको निष्पादित करवाने के लिए, उसे पूरा करवाने के लिए किसे दिया जाएगा। भाई स्वाभाविक सी बात है, पुलिस को दिया जाएगा। अब ये बात धारा 93 में नहीं लिखी है, क्योंकि इन्होंने क्या है इसी सेक्शन में इकट्ठी लिख दी है। ये कहाँ लिखी है, धारा 38 में लिखी है कि कोई भी वारंट क्या है पुलिस या उससे भिन्न व्यक्ति को दिया जाएगा। तो इसी प्रकार धारा 93 के तहत कोई तलाशी वारंट जारी किया जाएगा तो वह किसको दिया जाएगा, पुलिस को दिया जाएगा कि वह जाके तलाशी करे। इतनी ही बात यह सेक्शन कह रहा है। जो बात यहाँ लिखी है वो इन पर भी लागू होंगी। मतलब कि जारी तो यहाँ से हो रहा है तलाशी वारंट, लेकिन प्रक्रिया जो है वह क्या है यही अपनाई जाएगी इन्हीं धाराओं की, कि यहाँ से वारंट जारी हो गया धारा 93 से, या फिर धारा 94 से चुराई हुई संपत्ति के लिए तलाशी वारंट जारी हो गया, या फिर धारा 97 के तहत क्या है व्यक्तियों के लिए तलाशी वारंट जारी हो गया। तो ये तलाशी वारंट में तलाशी करने की जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वह क्या अपनाई जाएगी कि तलाशी वारंट क्या है पुलिस को दिया जाएगा। प्रारूप क्या होगा, वारंट किसे निर्दिष्ट होगा, पुलिस अधिकारी को निर्दिष्ट होगा वारंट। यदि ऐसा कोई वारंट जारी हुआ है तो उसको निष्पादित कहां तक किया जा सकता है। यदि इन धाराओं के तहत तलाशी वारंट जारी हुआ है और ऐसी तलाशी क्या है अधिकारिता के बाहर करनी हो, अधिकारिता अर्थात जुरिस्डिक्शन, दूसरा शहर, दूसरा थाना या दूसरा स्टेट, तो अधिकारिता के बाहर निष्पादित करने के लिए अर्थात उसको पूरा करने के लिए भेजा जाता है, तो उसमें प्रक्रिया क्या होगी। तो 1, 2, 3 और 4 इन 4 धाराओं में जो तलाशी वारंट जारी होते हैं उनके लिए प्रक्रिया जो है वह क्या है इन धाराओं की ही अपनाई जाती है। इतनी सी बात ये सेक्शन कह रहा है। अब आती है धारा 100 सीआरपीसी, बंद स्थान के भार साधक व्यक्ति तलाशी लेने देंगे। जब कभी इस अध्याय के अधीन तलाशी लिए जाने या निरीक्षण किए जाने वाला कोई स्थान बंद है, तब उस स्थान में निवास करने वाला या उसका भार साधक व्यक्ति उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति की जो वारंट का निष्पादन कर रहा है मांग पर और वारंट के पेश किए जाने पर उसे उसमें अबाध प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। मतलब सीआरपीसी के इस चैप्टर के अधीन, इस अध्याय के अधीन जिनमें धाराएं आती हैं उनमें यदि कोई तलाशी वारंट जारी किया गया है और उस तलाशी वारंट में कोई स्थान बताया गया है, कोई जगह बताई गई है कि इस जगह की क्या है तलाशी करनी है और वह स्थान बंद है, वह जगह क्या है बंद है, वहां पे ताला लगा हुआ है या फेंसिंग कर दी गई है, तब उस स्थान में निवास करने वाला, मतलब यदि कोई व्यक्ति उस स्थान में निवास कर रहा है या उसका भार साधक व्यक्ति अर्थात जिसके अंडर में वह जगह है, उस अधिकारी या अन्य व्यक्ति को जो वारंट का निष्पादन कर रहा है, अधिकारी मतलब पुलिस हो गई, या अन्य व्यक्ति मतलब कोई भी आम व्यक्ति हो सकता है। सीआरपीसी में जहां भी है अन्य व्यक्ति शब्द है मतलब कोई भी आम आदमी, मैं, आप या कोई भी हो सकता है। भैया कोर्ट का मूड है, एसडीएम की कोर्ट में एसडीएम का मूड हो गया कि पुलिस ही उसका निष्पादन करेगी, या मजिस्ट्रेट का मूड हो गया कि वारंट पुलिस को दे दो, वही उसका निष्पादन करेगी। निष्पादन करना अर्थात जो वारंट में बात लिखी गई है उसको पूरा करना। जैसे कि वारंट में तलाशी करने की बात लिखी है तो तलाशी कर लेना और तलाशी करके वापस आके बताना कि क्या मिला क्या नहीं मिला, तो यही होता है निष्पादन कि कार्य पूरा हो गया। तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जिसे उस वारंट का निष्पादन करने के लिए कहा गया है, वैसे अन्य व्यक्ति को कभी दिया नहीं जाता वारंट तामील करने के लिए, क्योंकि जिसे कानून का ज्ञान हो, जैसे कि पुलिस, एडवोकेट, तो ज्यादा से ज्यादा क्या किसी एडवोकेट तक को क्या है वारंट क्या है निष्पादन करने के लिए दिया जा सकता है। लेकिन इसके चांसेस भी बहुत ही कम होते हैं क्योंकि ऑलरेडी पुलिस है इसके लिए, लेकिन फिर भी यह बात लिख दी गई है अन्य व्यक्ति के बारे में। तो पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो उस वारंट का निष्पादन कर रहा है, मांग पर और वारंट पेश किए जाने पर उसे उसमें
अबाध प्रवेश करने देगा। मतलब कि पुलिस अधिकारी या कोई व्यक्ति उस वारंट का निष्पादन करने के लिए क्या है उस स्थान पर जाता है और वह जगह जिसके अंडर में है वह व्यक्ति क्या है पुलिस से पूछ सकता है। जैसे आपने मूवीज में देखा होगा, पहले वारंट दिखाओ फिर अंदर आने दूंगा, अगली बार वारंट के साथ आना। तो ऐसा कोई व्यक्ति ऐसी मांग करता है वारंट दिखाने की, तो अधिकारी या वह व्यक्ति मांग किए जाने पर वारंट पेश करेगा और वह पेश कर देता है तो वह व्यक्ति क्या है उसे उस स्थान में प्रवेश करने देगा और वहां तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। अभी उचित सुविधाएं क्या हो गई, पूछ लिया इसके पीछे क्या है, अंडरग्राउंड पाइपलाइन कहाँ तक गई है, चलो अब बहुत देर हो गई पानी ले आओ प्यास लगी है। तो इस प्रकार की सभी सुविधाएं क्या है उसे देगा। दूसरा, यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता तो वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो वारंट का निष्पादन कर रहा है सीआरपीसी की धारा 47 की उपधारा 2 द्वारा उपबंधित रीति से कार्यवाही कर सकेगा। मतलब कि क्या है, सर्च वारंट जारी हो गया, अब वो अधिकारी या वह व्यक्ति जिसे वारंट निष्पादन करने के लिए दिया गया था वह क्या है उस जगह में प्रवेश ही नहीं कर पा रहा है, अंदर नहीं जा पा रहा है उस जगह में, तो वह क्या है धारा 47 की रीति अपनाएगा कार्यवाही करने के लिए। अब धारा 47 सीआरपीसी की उपधारा 2 में क्या बताया गया है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए बिना अनुमति घर में प्रवेश कर सकती है पुलिस। लेकिन यदि कोई स्त्री हो तो ऐसी स्थिति में क्या है उसे महिला पुलिस ही गिरफ्तार करेगी। और यदि घूंघट में है, रूढ़िवादी प्रथा चली आ रही है, कोई स्त्री घूंघट में है तो अंदर प्रवेश करने से पहले उसे चेतावनी देगी कि हम अंदर आ रहे हैं। यह बताया गया है सीआरपीसी की धारा 47 की उपधारा 2 में कि गिरफ्तार करने के लिए पुलिस क्या है बिना अनुमति किसी घर में प्रवेश कर सकती है। इसी प्रकार यदि कोई सर्च वारंट तलाशी वारंट जारी किया गया है और अधिकारी अर्थात पुलिस या कोई अन्य व्यक्ति जो उस वारंट का निष्पादन कर रहा है वह उस स्थान में प्रवेश नहीं कर पा रहा है तो धारा 47 की उपधारा 2 के भांति पुलिस तलाशी करने के लिए भी उस घर में क्या है बिना अनुमति के प्रवेश कर सकती है। तीसरा, जहां किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो ऐसे स्थान में या उसके आसपास है उचित रूप से यह संदेह किया जाता है कि वह अपने शरीर पर कोई ऐसी वस्तु छिपाए हुए जिसके लिए तलाशी ली जानी चाहिए तो उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह व्यक्ति स्त्री है तो तलाशी शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ली जाएगी। मतलब किसी जगह का तलाशी वारंट जारी किया गया है, किसी दस्तावेज या किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीज के बारे में, बस तलाशी वारंट होना चाहिए। अब पुलिस वहां जाती है उस स्थान पर, वहां की क्या है तलाशी करती है। अब कोई ऐसा व्यक्ति वहां पे मिल जाए उस तलाशी करने वाले स्थान पर या उसके आसपास जिसके ऊपर संदेह हो रहा हो पुलिस को या शक हो रहा हो कि यह व्यक्ति क्या है कुछ छुपाए हुए है। और हो सकता है कोई घूम रहा हो आसपास जिस पर पुलिस को शक हो जाए कि ये कुछ छुपाए हुए अपनी बॉडी पर या पॉकेट में या अंदर कहीं, और पुलिस को ऐसा लग रहा है कि इसकी तलाशी लेना क्या है आवश्यक है, पक्का कुछ छुपाया होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या है उस व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है। और यदि वह व्यक्ति क्या है स्त्री है, महिला है, तो उसकी तलाशी पर पुलिस नहीं लेगा, उसके लिए कोई लेडी पुलिस ही क्या उसकी तलाशी ले सकती है। फोर्थ, इस अध्याय के अधीन तलाशी लेने के पूर्व ऐसा अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने ही वाला हो तलाशी में हाजिर रहने और उसके साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के जिसमें तलाशी लिए जाने वाला स्थान है 2 या अधिक स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को, या यदि उक्त मोहल्ले का ऐसा कोई निवासी नहीं मिलता या उस तलाशी का साक्षी होने के लिए रजामंद नहीं है तो किसी अन्य मोहल्ले के ऐसे निवासियों को बुलाएगा और उनको या उनमें से किसी को ऐसा करने के लिए लिखित आदेश जारी कर सकेगा। मतलब किसी ऐसे स्थान के बारे में कोई तलाशी वारंट जारी किया गया है एसडीएम, मजिस्ट्रेट या कलेक्टर द्वारा, और वह व्यक्ति जो उस तलाशी वारंट का निष्पादन कर रहा है पुलिस अधिकारी या अन्य व्यक्ति जब तलाशी लेने ही वाला हो, मतलब कि लेने से पहले उस स्थान पर पहुंच जाए लेकिन वहां पे एंटर ना हो, तो क्या है लेने ही वाला हो, एंटर होने से पहले उस स्थान में जाने से पहले तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए उस मोहल्ले के अर्थात उस कॉलोनी के 2 या अधिक स्वतंत्र व्यक्ति, 2 व्यक्ति हो या फिर क्या है कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, कोई जाना माना, उनको तलाशी में हाजिर रहने के लिए और साक्षी बनने के लिए ऐसे व्यक्तियों को क्या है वह अधिकारी या अन्य व्यक्ति बुलाएगा कि भैया हम तलाशी करने वाले हैं, तुम ना खड़े हो जाओ, साथ में रहो, साक्षी बनो, गवाह बनो कि तुम्हारे सामने पूरी तलाशी ली जा रही है और तुम इस बात के गवाह हो। तो ये पुलिस के लिए मैंडेटरी है
जो भी उस तलाशी वारंट का क्या है निष्पादन कर रहा है, कि जिस जगह पर तलाशी वारंट का निष्पादन किया जा रहा है अर्थात तलाशी ली जा रही है जिस स्थान पर, उस स्थान के आसपास या उस कॉलोनी में रहने वाले 2 व्यक्ति या कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, उनकी मौजूदगी में ही क्या है तलाशी वारंट का निष्पादन करेगा अर्थात तलाशी लेगा। और यदि उस कॉलोनी के अर्थात मोहल्ले के लोग राजी नहीं है, रजामंद नहीं है कि मना कर दें भैया हमको लफड़े में नहीं फंसना, तुमको जो करना हो वो करो, हम कोई गवाही नहीं देंगे ना कोई साक्षी बनेंगे, तो फिर पुलिस क्या करेगी, दूसरी कॉलोनी जो उस स्थान से लगी हुई है, कोई अन्य मोहल्ला या वार्ड, वहां के व्यक्तियों को लेकर आएगी कि तुम चलो भैया, उस कॉलोनी के लोग तो मना कर रहे हैं। लेकिन 2 व्यक्तियों का साक्षी बनना बहुत जरूरी है, इनके सामने ही जो तलाशी है वह ली जाएगी। यह हो गया 4th पॉइंट। 5th, तलाशी उनकी उपस्थिति में ली जाएगी और ऐसी तलाशी के अनुक्रम में अभिग्रहित सब चीजों की और जिन जिन स्थानों में वे पाई गई हैं उनकी सूची ऐसे अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा तैयार की जाएगी और ऐसे साक्षियों द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। मतलब उस स्थान पर तलाशी करते हुए दौरान अभिग्रहित अर्थात इकट्ठी की हुई सब चीजें, और वो चीजें किस किस जगह पर मिली, जमीन में गड़ी हुई मिली, पंखे पर लटकी मिली, दीवार के अंदर छुपाई गई थी, कौन सी चीज किस स्थान पर मिली, उसकी लिस्ट ऐसा अधिकारी या व्यक्ति बनाएगा। और ऐसे साक्षी अर्थात वह 2 व्यक्ति या तो उसी कॉलोनी के हों या दूसरी कॉलोनी के जिनके सामने तलाशी ली गई थी, वह व्यक्ति क्या है ऐसी सूची अर्थात उस लिस्ट पर क्या है अपने साइन करेंगे, हस्ताक्षर करेंगे। किंतु इस धारा के अधीन तलाशी के साक्षी बनने वाले किसी व्यक्ति से तलाशी के साक्षी के रूप में न्यायालय में हाजिर होने की अपेक्षा उस दशा में ही की जाएगी जब वह न्यायालय द्वारा विशेष रूप से समन किया गया हो। मतलब जो व्यक्ति ऐसी तलाशी में क्या है साक्षी बने हैं और उन्होंने अपने साइन किए हैं, तो कोर्ट क्या है जब उन्हें समन करेगी कि आओ भैया गवाही दो, जो तुमने साइन किए थे उसकी सत्यता प्रकट करो कि तुम्हारे सामने क्या क्या चीजें जब्त हुई थी, तो कोर्ट जब ऐसा समन करेगी तब इन्हें कोर्ट आना पड़ेगा, इन दोनों व्यक्तियों को। अब आता है 6th, तलाशी लिए जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति को तलाशी के दौरान हाजिर रहने की अनुज्ञा प्रत्येक दशा में दी जाएगी और इस धारा के अधीन तैयार की गई उक्त साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित सूची की एक प्रतिलिपि ऐसे अधिभोगी या ऐसे व्यक्ति को प्रदत्त की जाएगी। मतलब कि जिस स्थान की तलाशी ली जा रही है उस स्थान का अधिभोगी अर्थात जो उसका क्या है भोग कर रहा है, उपभोग कर रहा है, या मालिक भी कह सकते हैं। तो जब भी ऐसे स्थान की तलाशी हो रही हो तो ऐसे स्थान के मालिक को, जो भी उसका मालिक है, उस तलाशी के दौरान उस स्थान पर रहने की अनुमति उसे क्या है दी जाएगी। और यदि वहां पे कुछ मिलता है, कोई चीज मिलती है, उसकी लिस्ट बनती है और उस पर वो साक्षी अपने हस्ताक्षर करते हैं 2 लोग, तो उस लिस्ट की क्या है प्रतिलिपि अर्थात फोटोकॉपी उस अधिभोगी को अर्थात मालिक को क्या है प्रदत्त की जाएगी अर्थात दे दी जाएगी। 7th, जब किसी व्यक्ति की तलाशी उपधारा 3 के अधीन ली जाती है। उपधारा 3 में हमने क्या देखा था कि कोई व्यक्ति क्या है तलाशी वाले स्थान पर घूम रहा हो और पुलिस को संदेह हो कि यह व्यक्ति क्या है अपने अंदर कुछ छुपाए हुए है, तो ऐसे व्यक्ति की तलाशी ली जाती है तब कब्जे में ली गई सब चीजों की सूची तैयार की जाएगी। मतलब उसकी पॉकेट से क्या निकलता है, अंदर कुछ मिलता है, तो उसकी क्या एक लिस्ट बनाई जाएगी और फिर उसकी एक प्रतिलिपि अर्थात कॉपी क्या है उस व्यक्ति को प्रदत्त कर दी जाएगी। 8th, कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए ऐसे लिखित आदेश द्वारा जो उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया है, बुलाए जाने पर ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उसमें उपेक्षा करेगा, उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 187 के अधीन अपराध किया है। अब यह बात तो आप जानते हैं कि 3 लोग क्या है सर्च वारंट जारी कर सकते हैं, एसडीएम, कलेक्टर और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। अब मान लीजिए एसडीएम ने क्या तलाशी वारंट जारी कर दिया, तलाशी वारंट गया पुलिस के पास। अब पुलिस के पास जब वारंट पहुंचा, पुलिस ने देखा तो उस तलाशी वारंट में जो स्थान दिया गया था वह क्या है पास के एक गांव का था। तो पुलिस के मन में भी फिर यही बात आई कि यार गांव का मैटर है, विवाद की स्थिति बन सकती है, गांव वाले इकट्ठे भी हो सकते हैं। तो पुलिस क्या है एसडीएम के पास जाती है और बोलती है कि सर सरपंच को एक आदेश कर दें आप, तो वह क्या है सहायता कर देगा थोड़ी। तो एसडीएम क्या है सरपंच को एक आदेश जारी कर देते हैं उस गांव के कि इस तारीख को इतने समय पर पुलिस क्या है गांव में आएगी तलाशी करने के लिए इस घर में। तो तुमको आदेश दिया जाता है कि तुम वहां पर व्यवस्था करवाओगे, सहयोग करवाओगे,
ऐसा आदेश क्या है? आदेशी का वाहक द्वारा। आदेशी का वाहक मतलब जो व्यक्ति जो कोर्ट के क्या है लेटर नोटिस लेके जाता है। तो वह गांव गया और सरपंच को वह ऑर्डर देके आ गया। अब पुलिस को भी पता चल गया कि ये ऑर्डर की तामीली हो गई है, कि सरपंच के पास ये ऑर्डर पहुंच चुका है एसडीएम साहब का। अब थाने का जो भी टीआई है वह क्या सरपंच को फोन लगाता है कि सरपंच साहब कल्ला मारा है 12 बजे दिन में, आप तलाशी वाली जगह पे बिल्कुल तैयार मिलना हमको। सरपंच कहता है ठीक है, आ जाओ, बिल्कुल मिलेंगे। तो क्या है, आदेश किया गया सरपंच को तलाशी में हाजिर रहने, साक्षी बनने के लिए। तो आदेश क्या है, उसे परिदत्त या निविदत्त किया गया, अर्थात दे दिया गया। अब अगले दिन क्या है, पुलिस पहुंची गांव में, देखा तो वहां पे भीड़ लगी, सरपंच का पता नहीं। टीआई फोन लगाता है सरपंच को कि सरपंच साहब कहाँ पे हो, हम तलाशी वाली जगह पे आ गए, तुम्हारा पता नहीं है। एसडीएम साहब के ऑर्डर में भी लिखा था, हमने भी कल फोन लगाया था, तुम फिर भी नहीं आए। अब सरपंच कहता है अरे भैया बड़े हाथ पैर दुख रहे मेरे, तो मैं नहीं आ पाऊं, बड़ी थकान हो रही है, तुम ही देख लो कैसे हो पा रहा, मैं नहीं आ पाऊंगा। सरपंच बड़े प्यार से ये कह के फोन काट देता है। तो सरपंच ने क्या किया, उसे आदेश किया गया था एसडीएम द्वारा, उसे बुलाया गया, तलाशी में हाजिर रहने को कहा गया, और सरपंच क्या करता है, ऐसा करने से उचित कारण के बिना इनकार या उसमें उपेक्षा करेगा। अब सरपंच के क्या हाथ पैर दुख रहे थे, थकान हो गई थी, यह सरपंच का कारण रहा। तो इस प्रकार आदेश की अवहेलना करना, बिना किसी कारण के उसे मानने से इनकार करना, उपेक्षा करना अर्थात इग्नोर टाइप का कर देना। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है जैसे कि सरपंच ने किया, तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने भारतीय दंड संहिता की धारा 187 क्या कहती है कि कानूनी आदेश के बावजूद भी लोक सेवक की सहायता करने से मना करना। तो 187 के अधीन क्या सरपंच ने अपराध कर दिया। तो यहाँ पे हमने 4 धाराएं देखी, 97, 98, 99 और 100 सीआरपीसी। तो इनमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति या कोई स्त्री या कोई छोटी बालिका जो 18 वर्ष से कम की हो, इन्हें ऐसी जगह बंद करके रख दिया जाता है कि ये निकल ना पाए, या किसी गलत कार्य के लिए इनका उपयोग किया जाता है और इन्हें बंद करके रख दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट के पास पावर है कि ऐसे व्यक्तियों को ढूंढने के लिए सर्च वारंट जारी किया जा सकता है। और धारा 99 और 100 में यह बताया गया है कि जो भी व्यक्ति, भले ही वो पुलिस अधिकारी हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, यदि ऐसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए कोई सर्च वारंट जारी किया गया है और उस स्थान की तलाशी लेनी है, तो किस प्रकार उस वारंट का निष्पादन किया जाएगा। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए कि हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है कि हमारा कोई अपना कहीं बंद हो जाए या कोई उसे कैद करके रख ले किसी स्थान पर, और आपको पता ना हो कि उसे कहाँ बंद करके रखा गया है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या पुलिस थाना जाके शिकायत भी कर सकते हैं, और उसके साथ साथ एसडीएम के यहाँ परिवाद भी लगा सकते हैं। परिवाद अर्थात कंप्लेंट केस सीधा एसडीएम के यहाँ लगा सकते हैं। अब वहां पे तो हमने 3 लोग देखे थे कि कलेक्टर के यहाँ भी लगा सकते हैं आप, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहाँ भी लगा सकते हैं, और एसडीएम के यहाँ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले एसडीएम के यहाँ ही जाएं, क्योंकि आप जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे तो उनका कहना भी यही होगा कि भाई अब छोटी कोर्ट के पास पावन है तो आप सीधा यहाँ क्यों आ गए, और कलेक्टर के पास जाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, उसको शिकायत लिख कर जरूर भेज सकते हैं कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा था कि परिवाद, शपथ पर परिवाद करता है, तो आपको परिवाद क्या है फिर एसडीएम के यहाँ ही लगाना पड़ता है। अब भैया देखिए, सामान्य सी बात यह है कि कोई वीआईपी केस हो गया तो पूरे शहर में ढिंढोरा पड़ जाता है कि अरे फलाना व्यक्ति फलानी जगह से गायब हो गया। लेकिन आम आदमी को क्या है, ऐसे ही परेशान होना पड़ता है। वीआईपी केस में एसडीएम कलेक्टर सबको अपने आप पता चल जाता है, खबर मिल जाती है कि अरे वो व्यक्ति गायब हो गया, पेपर में आ रही है, न्यूज पे आ रही है, पूरी पुलिस लग गई है एरिया की ढूंढने के लिए। लेकिन जब आम आदमी की बात आती है तो वहां पे क्या व्यक्ति को खुद ही जाना पड़ता है बताने के लिए कि हमारा ये व्यक्ति क्या है, गायब हो गया है, मिल नहीं रहा है, इसको ढूंढिए। पूरी उम्मीद है कि इस व्यक्ति ने इसे बंद करके रखा है या इसका अपहरण कर लिया है, तो कृपा करके सर्च वारंट जारी किया जाए और पता लगाया जाए। तो आइए अब देखते हैं कि धारा 97 और 98 के तहत यदि किसी व्यक्ति को ढूंढना हो या किसी स्त्री या कोई छोटी बच्ची, इनके लिए सर्च वारंट निकलवाना हो तो आवेदन की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, आइए वो करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले क्या है, एक स्टोरी होनी चाहिए। बिना स्टोरी के ड्राफ्टिंग कैसे की जा सकती है? तो स्टोरी ये है कि मान लीजिए मेरा नाम सूरज है, अब मेरी क्या है, लव मैरिज हो गई, वो भी इंटरकास्ट लव मैरिज कर ली। भैया शादी हुई तो अखंड प्रेम दोनों के बीच में, बिल्कुल मरने मारने एक दूसरे के लिए जान देने को तैयार, मतलब प्रेम की पराकाष्ठाएं लांघनी। अब शादी को थोड़ा समय हुआ, 2 फूल सी बच्चियां हो गई, लेकिन समय के साथ साथ क्या है, हमारे रिश्ते में दूरियां आने लगी और परिस्थितियां इतनी बेकार हो गई कि रोज के लड़ाई झगड़े और रोज के कलेश होने लगे घर में। अब एक दिन क्या है, मेरी और उसकी लड़ाई हुई,
अब वो क्या है, दोनों बच्चियों को लेकर गुस्से में क्या है मायके चली गई। अब मैंने भी उस समय उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। थोड़ा समय बीतेगा, दिमाग ठंडा होगा, बात होगी, सब सही हो जाएगा, इस उम्मीद में मैंने उसे जाने दिया दोनों बच्चियों के साथ। अब देखते देखते 15-20 दिन हो गए, 1 महीना निकल गया। ना उससे बात हो पा रही, ना बच्चियों से बात हो पा रही। बड़े प्रयास किए लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पा रही थी। ना बीवी का पता, ना बच्चियों का पता कि जीवित है कि नहीं है, किस स्थिति में है। अब स्वाभाविक सी बात है कि मैं मेरी बीवी के मायके जाऊंगा। अब वहां गया, उन्होंने मुझे भगा दिया कि यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं आया यहाँ पर, निकल जाए यहाँ से। अब ऐसी स्थिति में मेरे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है कि क्यों ना सर्च वारंट निकलवाया जाए और पता करवाया जाए कि ये मेरी जो बीबी है, इसने मेरी दोनों बच्चियों को कहाँ छुपा कर रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, मैं एसडीएम कोर्ट में एक आवेदन दूंगा। आवेदन अंतर्गत धारा 97, 98, 99 और 100। तो आइए देखते हैं कि कैसे सर्च वारंट निकलवाने के लिए कंप्लेंट केस जो बनाया जाता है उसकी ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय दंडाधिकारी महोदय, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये हो गई एसडीएम की कोर्ट। ये अनुविभागीय अधिकारी क्या है, एसडीएम कहलाते हैं जब ये क्रिमिनल केस पर सुनवाई कर रहे हो या कोई क्रिमिनल कार्रवाई कर रहे हो। अब जब ये अनुविभागीय अधिकारी क्या है, राजस्व अर्थात लैंड रेवेन्यू के मामले देखने लगता है, तो ये एसडीएम में क्या है, एसडीओ कहलाता है। जैसे सिविल जज क्लास 1 और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। कई लोगों को ये डाउट रहता है कि एसडीओ अलग रहते हैं, एसडीएम अलग रहते हैं, व्यक्ति एक ही है। वही बात लगाई कि जब सिविल केस देखने लगे तो एसडीओ कहलाने लगे और क्रिमिनल केस देखने लगे तो एसडीएम कहलाने लगे। फिर आता है पार्टीज का नाम। अब जैसे मैं पार्टी हूं, मुझे अपनी बच्चियों से मिलना है, तो मैं क्या है, आवेदक हो गया। सूरज विश्वकर्मा, उम्र, पिताजी का नाम और निवास, और यहाँ आ जाएगा आवेदक, मैं हूं। विरुद्ध में क्या है, तीनों को पार्टी बनाना पड़ेगा, बीवी को और दोनों बच्चियों को। तो यह आ गया पत्नी का नाम आयुषी पटेल। यदि आप में से किसी का नाम ये हो तो माफी चाहूंगा, अन्यथा ना लें, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाम पूरे काल्पनिक लिए गए हैं। किसी भी व्यक्ति का इस केस से कोई संबंध नहीं है, नाम पूरे काल्पनिक है और जो स्थान और एड्रेस है वो भी क्या है, काल्पनिक है। हाँ, लेकिन स्टोरी पूरी सही है। अकेले पार्टीज के नाम चेंज कर दिए गए हैं और हर वीडियोस में यही किया जाता है, पार्टीज के नाम क्या है, चेंज कर दिए जाते हैं, जिससे क्या है, प्राइवेसी बनी रहे, किसी का नाम उजागर ना हो। और ये आ गया दोनों फूल सी बच्चियों का नाम, कुमारी नित्या विश्वकर्मा, कुमारी अवनी विश्वकर्मा। एक की उम्र 6 वर्ष, एक की 3 वर्ष। यहाँ पे पिता का नाम। उक्त क्रमांक 2 एवं 3 दोनों नाबालिग, द्वारा माता एवं संरक्षक। ये हो गए क्या, अनावेदक गण। तो आवेदक करता हम हो गए। हमें क्या है, इनसे मिलना है, इनका कोई पता नहीं है, इनका सर्च वारंट हमको निकलवाना है, इनका पता लगाया जाए जिससे एक पिता क्या है, अपनी बच्चियों से मिल सके। तो आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 97/98 एवं 99/100। अब ये बटे अर्थात अपॉन में क्यों लिखा है, क्योंकि धारा 97 में क्या है, व्यक्तियों की बात की गई है। व्यक्ति में क्या है, महिला और पुरुष दोनों आते हैं। धारा 98 में हमने देखा था कि सिर्फ महिला आती है और छोटी बच्चियां आती हैं, इसलिए हमने क्या है, दोनों मेंशन कर दिए कि जिसके अंतर्गत आपको कार्रवाई करनी है एसडीएम साहब, उसके अंतर्गत करो आप। 99 के तहत जो उपबंध लागू करने हैं वो करवाओ, और 100 में उसको क्या है, निष्पादन कैसे करवाना है वारंट का, वैसे करवाओ। हमने चारों मेंशन कर दिए। हमको तो बस मिलने से मतलब है। तो आवेदक की ओर से निम्न निवेदन है। पहला, यह कि आवेदक एवं अनावेदिका क्रमांक 1 का अंतरजातीय विवाह अर्थात इंटरकास्ट मैरिज हिंदू रीति रिवाज से दहेज की किसी मांग के बगैर लगभग 6 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था और उक्त दोनों के दाम्पत्य अर्थात पति पत्नी के संबंधों से अनावेदिका क्रमांक 2 एवं 3 का जन्म हुआ, अर्थात 2 बच्चियां जो थी ऊपर, उनका जन्म हुआ। आवेदक जो कि मैं हो गया। तो आवेदक क्या है, क्रोमा फाइनेंस कंपनी में कार्यरत है। विवाह के करीब 6 माह बाद आवेदक का ट्रांसफर भोपाल हो गया था और करीब 28 माह पूर्व भोपाल से सागर ट्रांसफर हो गया था। सागर एक सिटी का नाम है एमपी में। तो भोपाल से क्या है, सागर ट्रांसफर हो गया। मतलब शादी हुई, 6 महीने तक साथ रहे, उसके बाद क्या है, भोपाल ट्रांसफर हो गया, फिर बहुत टाइम भोपाल में रहे और पिछले 28 महीने पहले क्या है, भोपाल से सागर ट्रांसफर हो गया। भोपाल में पदस्थापना के दौरान आवेदक ने न्यू मार्केट भोपाल में किराए से घर लिया था, जिसमें अनावेदिका क्रमांक 1 अभी रह रही है। तो पहले पैरा में हमने क्या, शादी से स्टार्ट किया कि शादी कब हुई, शादी को कितना टाइम हो गया, बच्चे हो गए, कहाँ जॉब की, कहाँ कहाँ कैसे कैसे रहे। पहले पैरा में क्या है, स्टोरी को एक इंट्रोडक्शन दिया गया। अब सेकंड पैरा में क्या है, विवाद की स्थिति कब चालू हुई। तो सेकंड, यह कि आवेदक का ट्रांसफर सागर होने पर आवेदक ने आयुषी को सागर चलने को कहा तो वह तैयार नहीं हुई और कहने लगी कि मैं तो भोपाल में ही रहूंगी, मैं ट्यूशन पढ़ाकर अपना खर्चा चला लूंगी, और आवेदक के साथ नहीं गई।
तथा सागर में रहने को तैयार नहीं हुई। इसके पूर्व अनावेदिका क्रमांक 1 ने अनावेदिका क्रमांक 2 व 3 अर्थात पत्नी ने क्या है बच्चियों को कानपुर में अपने पिता के पास भेज दिया था। मतलब ये बीवी जो है इसने क्या है बच्चियों को क्या है इसके पिताजी के पास भेज दिया कानपुर में। अब इस संबंध में आवेदक ने दिनांक 21/8/2021 को क्या है पुलिस थाना भोपाल में शिकायत की थी। तो चूंकि क्या है मियाँ बीवी का झगड़ा था, तो इस झगड़े को क्या है पुलिस परामर्श केंद्र में दर्ज कर लिया गया। पुलिस परामर्श केंद्र का काम क्या होता है, मियाँ बीवी को क्या है आपस में वापस मिलवाना, उनके झगड़े को शांत करवाना, सुलह कार्रवाई करवाना एक प्रकार से। फिर क्या है समझौता करवाने के लिए पुलिस ने क्या है अनावेदिका क्रमांक 1 अर्थात बीवी को बुलाया। तो उसके ना आने से केस क्या है खत्म हो गया वहीं के वहीं। पुलिस परामर्श केंद्र जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सिर्फ क्या है साथ में रहने का परामर्श दिया जाता है कि भैया अच्छे से मिलजुल के रहो, क्या लड़ रहे हो, बस यहाँ पे इतना ही होता है। अब ये नहीं है कि नहीं आ रहे तो गिरफ्तार करके ले आओ, ऐसा नहीं होता। यदि नहीं आ रहे तो केस को फिर क्या है वहीं खत्म कर दिया जाता है। जब सामने वाला आने को तैयार ही नहीं है क्या कर सकते हैं, कोर्ट जाओ भैया आप, फिर कोर्ट जो ऑर्डर कर दे उसमें। तो ये शिकायत की, यहाँ पे कोई सफलता नहीं मिली, ना तो मैडम आई ना ही बच्चियों का कोई पता चल पाया। थर्ड यह कि अनावेदिका क्रमांक 2 व 3 अर्थात बच्चियों से मिलने जुलने एवं उनकी व्यवस्था करने के लिए आवेदक कानपुर में अनावेदिका क्रमांक 1 के पिता के घर पहुंचा तो ज्ञात हुआ कि वह कहीं और रहने लगी है। अनावेदिका क्रमांक 2 व 3 के बारे में अनावेदिका क्रमांक 1 से आवेदक ने कई बार पूछा, लेकिन अनावेदिका क्रमांक 1 ने उक्त दोनों के बारे में कुछ बताने को या उनके संबंध में कोई बात करने को तैयार नहीं है। मतलब बीवी का बड़ी मुश्किल से तो पता चला, अब इससे पूछ पूछ के मर गए कि बच्चियां कहाँ पे बता दे। बीवी क्या है बताने को तैयार नहीं है कि बच्चियां दोनों कहाँ पे हैं। तो उक्त दोनों के बारे में कुछ बताने या उनके संबंध में कोई बात करने को बीवी तैयार नहीं है। अनावेदिका क्रमांक 2 व 3 मतलब बच्चियां अनावेदिका क्रमांक 1 के साथ भी निवासरत नहीं है, मतलब बीवी के साथ भी नहीं है वो। और उनकी कुशल क्षेम मतलब अच्छी हैं कि बुरी हैं, जीवित हैं कि नहीं है, कौन बच्चियां, तो उनके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है। ना तो बीवी बता रही है, ना ही वो दिख रही है कि हैं कहाँ, वह किस हाल में है, स्वस्थ है या नहीं, जीवित है या नहीं, इस संबंध में अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। और फोर्थ यह कि अनावेदिका क्रमांक 2 व 3 के उक्तानुसार गायब हो जाने से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अस्वस्थ हैं एवं बुरे हाल में हैं और उनके जीवन को संकट उत्पन्न हो गया है। तब ऐसी विषम स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि अनावेदिका क्रमांक 1 को निर्देशित किया जाए कि वह अनावेदिका क्रमांक 2 व 3 अर्थात बच्चियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखे, जिससे वस्तु स्थिति सामने आकर आवेदक अपनी दोनों पुत्रियों की कुशलक्षेम जान सके। मतलब अनावेदिका क्रमांक 1 अर्थात बीवी को ऐसा निर्देश दिया जाए कि वह दोनों बच्चियों को अनावेदिका क्रमांक 2 व 3 को व्यक्तिगत रूप से क्या है कोर्ट में उपस्थित रखे। जो एसडीएम की कोर्ट होती है उसकी बात चल रही है, जिससे क्या है आवेदक क्या अपनी पुत्रियों को देख सके, उनके हालचाल ले सके। और साथ ही यदि अनावेदिका क्रमांक 1 द्वारा उक्त दोनों को न्यायालय में पेश नहीं किया जाता तो उन्हें जरिए सर्च वारंट तलब कराया जाए। मतलब कि पहले तो इसे निर्देश दिया जाए कि यह दोनों बच्चियों को लेकर आए, और यदि यह लेकर नहीं आती है तो फिर सर्च वारंट जारी किया जाए, पुलिस जाए, सर्च करे, दोनों को पता लगाए और ये बीवी और बच्चियों को क्या कोर्ट में लेके आए। और फिफ्थ यह कि इस आवेदन पत्र के समर्थन में आवेदक का शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत हैं। अब आवेदन पत्र के साथ क्या है आपको एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा, शपथ पत्र और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि बच्चियों के मार्कशीट हो तो वो, आधार कार्ड हो उनके तो, एक समग्र आईडी बनती है जिसमें क्या है पूरे परिवार का नाम लिखा होता है, आपका, आपकी बीवी का, बच्चों का, समग्र आईडी हो तो वो। और लास्ट में आती है हमारी प्रेयर, मेन चीज। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन है कि न्याय हित में अनावेदिका क्रमांक 1 अर्थात बीवी को आदेशित किया जाए कि वह अनावेदिका क्रमांक 2 व 3 अर्थात बच्चियों को इस न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रखे, जिससे आवेदक उनसे मिलकर उनकी कुशलक्षेम जान सके। और ऐसा न करने की स्थिति में जरिए सर्च वारंट उन्हें तलब किया जाए। मतलब कि सर्च वारंट जारी करके उन्हें ढूंढा जाए और यहाँ पर क्या है लाया जाए। और यहाँ पे आता है स्थान, दिनांक और यहाँ पे क्या है आवेदक और उसके साइन। और इसके साथ एक एफिडेविट भी देना पड़ेगा आपको। तो सब वही रहेगा, पार्टीज के नाम शॉर्ट में कर दीजिएगा, पूरा नाम एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जाएगा टाइटल हमारा शपथ पत्र। मैं सूरज विश्वकर्मा निम्नलिखित सत्य कथन शपथ पूर्वक घोषित करता हूँ। मैंने एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 97/98 एवं 99/100
दंड प्रक्रिया संहिता का उक्त प्रकरण में प्रस्तुत किया है। सेकंड, यह कि उक्त आवेदन पत्र को मैंने पढ़कर समझ लिया है, उसमें उल्लेखित संपूर्ण तथ्य मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य व सही है। मेरी पुत्रियों कुमारी नित्या एवं कुमारी अवनी के बारे में पिछले 28 महीनों से अनावेदिक क्रमांक 1 द्वारा अर्थात बीबी द्वारा कोई जानकारी नहीं दी जा रही है और उनसे मिलवाया भी नहीं जा रहा है, जिससे मुझे अंदेशा है कि उक्त दोनों सकुशल हैं या नहीं और उनके जीवन को संकट तो उत्पन्न नहीं हो गया है। यह कि मैं यह शपथ पत्र उक्त आवेदन पत्र में उल्लेखित संपूर्ण तथ्यों की सत्यता के समर्थन में घोषित करता हूं और उक्त प्रकरण में प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त कर रहा हूं। स्थान, दिनांक, शपथकर्ता, आवेदक की क्या शपथकर्ता बन जाएगा यहाँ पर, और लास्ट में आता सत्यापन। मैं सूरज विश्वकर्मा यह सत्यापित करता हूं कि इस शपथ पत्र की उक्त कंडिका 1 से अंत तक के संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान से और मुझे प्राप्त जानकारी के अनुसार सत्य व सही है। मैंने सत्यापन पर आज दिनांक को भोपाल में अपने हस्ताक्षर किए और यहाँ पे जाएगा सत्यापन करता। तो इस प्रकार हमने जाना कि जब किसी व्यक्ति को क्या है बंद करके कहीं रख दिया जाता है या उसका परिरोध कर दिया जाता है तो किस प्रकार उसे ढूंढने के लिए सर्च वारंट निकलवाया जाता है और इस सर्च वारंट निकलवाने के लिए परिवाद कैसे बनाया जाता है यह भी हमने देखा। तो इसी प्रकार सर्च वारंट निकलवाया जाता है, भले किसी भी व्यक्ति का आपको निकलवाना हो। यहाँ पे हमने एक स्टोरी के माध्यम से समझा कि ऐसी परिस्थिति बन जाए तो कैसे सर्च वारंट निकलवाया जा सकता है। यदि ऐसी कोई परिस्थिति आपके जीवन में बनती है या फिर आप एडवोकेट हैं तो आप उन बातों को मेंशन करके ऐसा एक कंप्लेंट केस क्या है एसडीएम या जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ लगा सकते हैं, जिससे कि क्या सर्च वारंट जारी हो जाएगा और जिस व्यक्ति को भी ऐसे क्या फंसा कर रखा गया है उसे ढूंढकर कोर्ट में पेश कर दिया जाएगा। तो होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं एडवोकेट प्रियंक डिमोले आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच।